बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। इन गुज़िश्ता 3 सालों में दर्जनों लोग कत्ल हो गए सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों। 1 लाख से जायद घरों के ऊपर जो है चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। 25-30 हजार बंदा इन्होंने गिरफ्तार करके जेलों के अंदर डाल दिया। इमरान खान साहब की बहनों को गिरफ्तार किया, भांजों को गिरफ्तार किया, फौजी अदालत में एक भांजे का केस चलाया, बीवी को गिरफ्तार किया, सारी की सारी पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन इसके बावजूद 3 साल से इमरान खान साहब को तोड़ना या कमजोर करना आसिम मुनीर साहब के बस से बाहर रहा। तो क्या अब वो इमरान खान को तोड़ पाएंगे? बड़ा सवाल यह है। तो इमरान खान साहब के बाहर आने का कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि आसिम मुनीर साहब इमरान खान साहब को कभी भी जेल से बाहर नहीं आने देंगे जब तक इमरान खान साहब के पास मकबूलियत है। और इमरान खान साहब अपनी मकबूलियत को कभी भी तबाह नहीं होने देंगे कोई डील करके। लिहाजा फिर एक ही रास्ता रह जाएगा जो इमरान खान साहब पहले कह चुके हैं, सड़कों पे आओ। आप देखिए, इमरान खान ने हमेशा सबके लिए मार्जिन रखा, पॉलिटिकल लोग रखते भी हैं। इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा के लिए भी एक मार्जिन रखा था, कभी नाम लेकर उन पे इस तरह से अटैक नहीं किया था जब तक कि वो ड्यूटी पे थे। बहुत सारे और लोगों के लिए भी इमरान खान साहब ने, नदीम अंजुम के लिए भी एक मार्जिन रखा था, मौजूदा डीजी ISI के लिए भी इमरान खान साहब ने एक मार्जिन रखा है। लेकिन इमरान खान साहब ने आसिम मुनीर साहब के लिए वो मार्जिन नहीं रखा। वो इस बात पे कंफर्म है इमरान खान साहब कि ये आदमी मुझे नहीं छोड़ेगा। हम वो 2 तलवारें हैं जो एक नियाम में नहीं रह सकती, और अगर मैंने बाहर आना है तो सड़कों पे मुजामत के जरिए से ही बाहर आना है। तो इमरान खान साहब ने सड़कों पे मुजामत का जो रास्ता अवाम को दिखाया है, वही एक रास्ता रह जाएगा इमरान खान साहब के बाहर आने का। नवाज शरीफ साहब को एक बात तो और भी कंफर्म आप कर लें, तो वो नवाज शरीफ साहब को कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं आने देंगे। उनकी बेटी वजीर आला रहे, भाई उनका वजीर आजम रहे, लेकिन नवाज शरीफ की वो पहले वाली मौजे, या उन्हें लगता है कि नवाज शरीफ खुद आ जाएंगे, कि वो शायद नहीं होने देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं होने देंगे, अगर उनमें अकल है तो, क्योंकि उन्होंने देख लिया जो नवाज शरीफ ने गुज़िश्ता कुछ अरसे में उनके साथ किया। और 26 नवंबर को इमरान खान के बारे में जो नवाज शरीफ का स्टेटमेंट था, उसको अगर आप उठाकर देखें तो वहां पे भी एक बहुत बड़ा मैसेज है। अब नून लीग उस मैसेज से पीछे हटती जा रही है, लेकिन अब पछताए क्या जब चिड़ियां चुग गई खेत। बीवी को गिरफ्तार किया, सारी की सारी पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन इसके बावजूद 3 साल से इमरान खान साहब को तोड़ना या कमजोर करना आसिम मुनीर साहब के बस से बाहर रहा। तो क्या अब वो इमरान खान को तोड़ पाएंगे? बड़ा सवाल यह है। दूसरा, मईशत। अब क्योंकि फील्ड मार्शल जिम्मेदारी लेते हैं मईशत की, नॉर्मली ये फौजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, वो अपना दिफा का काम करता है। लेकिन ये जो फील्ड मार्शल है, ये हुकूमत की तरह प्रिटेंड करते हैं, ये ऐसा दिखाते हैं जैसे सारा निजाम ये कंट्रोल कर रहे हैं, और इसमें बड़ा फख्र महसूस करते हैं। तो अब मईशत जो है वो इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। SIFC जो है वो नाकामी की एक बड़ी दास्तान बन चुकी है। वहां से कोई कामयाबी कैसे निकले? इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कोई नहीं आ रही, बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूट गया है, कम तरीन सरमायाकारी का रिकॉर्ड टूट गया है, महंगाई का रिकॉर्ड टूट गया है, कर्जों का रिकॉर्ड टूट गया है। यानी इतने कर्जे इन्होंने ले लिए हैं कि तारीख में इतने कर्जे नहीं लिए थे। तो पाकिस्तान के अंदर मईशत का जो भट्टा बैठ गया है, उसका इनके पास कोई हल है फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहा। फिर तीसरा जो बड़ा चैलेंज होगा वो होगा अवामी एतमाद की बहाली। यानी जिस इदारे से इनका ताल्लुक है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का, इनकी पॉलिसीज की वजह से अवाम और इदारे के अंदर दूरियां पैदा हुई हैं। ये एतमाद कैसे बहाल होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर पॉलिसियां नहीं बदलती तो एतमाद तो बहाल नहीं होगा, और पॉलिसियां बदलने का ऐसा कोई इम्कान भी नहीं है कि आने वाले दिनों में पॉलिसियां बदल जाएंगी। पॉलिसियां तो वही रहेंगी, क्योंकि सोच भी वही रहेगी। और फैसल बाडा ने धमकियां भी लगाना शुरू कर दी कि कल से ये कर देंगे तो वो कर देंगे, जिसने बचना है वो अपने आप को बचा ले, जो समझदार है। पता नहीं कौन सी तबाही फेरने लगे हैं पाकिस्तान में, जितनी तबाही फेर दी है अब इससे बड़ी और कौन सी इन्होंने तबाही फेरनी है। तो अवामी एतमाद की बहाली एक बड़ा चैलेंज है आसिम मुनीर के लिए। चौथा चैलेंज, दहशतगर्दी का हल। अब जिस तरीके से ये दहशतगर्दी का मसला हल कर रहे हैं, इस तरीके से गुज़िश्ता कई दहाइयों से यह मसला हल नहीं हुआ। दहशतगर्दी के मसले का हल ऑपरेशन की बजाय डायलॉग के अंदर है। आप ऑपरेशन करते हैं, सूबाई हुकूमतों को और तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेते हैं, फिर आप एक ऑपरेशन करते हैं। अब ये इसके स्टेक होल्डर्स अफगानिस्तान में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं। बेशक हमारी बाढ़ लगी हुई है, लेकिन इसके बावजूद बड़ा इन्फ्लुएंस है। दहशतगर्दी को अगर कंट्रोल करना है तो कबाइलियों को एतमाद में लेना पड़ेगा, सूबाई हुकूमत को, पुलिस को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस बेहतर अंदाज में जो सिविलियन है उनके साथ डील करती है।
फौज का वो एक्सपीरियंस नहीं होता। लिहाजा दहशतगर्दी की लड़ाई को अगर तो फार्मूला सिर्फ बंदे मारने का रखना है तो फिर ये नहीं जीत पाएंगे और दहशतगर्दी पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये एक बड़ा चैलेंज है। इमरान खान साहब ने इसका पूरा एक रोड मैप दिया हुआ है जिस पे अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। तो ये बड़ा चैलेंज है दहशतगर्दी का। आसिम मुनीर साहब का चौथा बड़ा और पांचवा सियासी इस्तेहकाम। ये पहले दिन से आसिम मुनीर साहब की ख्वाहिश है कि सियासी इस्तेहकाम आ जाए। बाजवा साहब ने जब रिजीम चेंज ऑपरेशन किया तो उसके बाद से पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नापैद हो गया और उसकी एक बड़ी वजह इमरान खान साहब की जानिब से चलने वाली एक तहरीक, एक मुजामत और अवाम का बड़े पैमाने पर उस तहरीक और मुजामत के साथ जुड़ जाना है। सोशल मीडिया, ओवरसीज पाकिस्तानी या पाकिस्तान के अंदर जो साइलेंट सपोर्टर है इमरान खान के बहुत बड़े पैमाने पर, ये इसकी एक बड़ी वजह है। सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान में आ नहीं पा रहा और जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा माशी इस्तेहकाम भी नहीं आएगा। और बहुत सारे जो आलमी सतह पर रिपोर्टें आई उनमें यह कहा गया बार बार कि आपको सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान में चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रहा ना। तो ये एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है जो पूरी नहीं हो पाई अभी तक। सियासी इस्तेहकाम आसिम मुनीर साहब कैसे लाएंगे? सियासी इंतकाम के साथ कभी भी सियासी इस्तेहकाम नहीं आता। उससे आप कुछ अरसे के लिए कुछ लोगों को दबा सकते हैं, लेकिन जैसे ही लोगों को मौका मिलता है वो फिर सामने आ जाते हैं। और इसी सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से कोई पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं करता, कोई पाकिस्तान में आना नहीं चाहता। इदारों के ऊपर एतबार खत्म हो गया, अदलिया बिल्कुल सरनगू हो गई है, पार्लियामेंट अपनी वक़्त खो चुकी है, मीडिया जो है वो बिल्कुल कैद हो चुका है, आज़ादी इजहार राय पाकिस्तान में है। और एक नया प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के अंदर लॉन्च होगा। वो क्या है, किस तरह किया जाएगा और उसको आगे कैसे लेकर चलेंगे, उसके लिए किस कदर इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, उसको कहते हैं कि जी आप जो सोचे समझे अंदाज में, यानी आप जानते हैं कि जो आप बात कर रहे हैं ये गलत है, लेकिन फिर भी आप बददियानती से उसको करते हैं। मैं वो चीज़ आपके सामने रखूंगा, लेकिन पहले कुछ खबरें हैं वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट है जो छपा हुआ है एक्सप्रेस न्यूज़ पर। एक्सप्रेस न्यूज़ पे जो इमरान खान का स्टेटमेंट छपा है वो मैं एज इट इज़ आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये उनकी बहन जो गई थी मिलने के लिए, दोनों बहनें गई थी, उन बहनों से बातचीत करके उन्होंने जो बात की वो बाहर आके रिपोर्ट हुई है। इमरान खान ने कहा कि मदर ऑफ ऑल रिगिंग ये थी कि पार्टी को ख़त्म करना, बैट का निशान ले लेना, इंतखाबी जलसों तक की इजाज़त ना देना। मदर ऑफ ऑल रिगिंग बंद होनी चाहिए, दुनिया के सामने मजीद तमाशा ना बनाए, जिसका मैंडेट है उसको देकर अवाम की राय का एहतराम किया जाए। ये अपनी बहनों से अलीमा खान से और उस्मा खान से मुलाकात में इमरान खान साहब ने बात कही है। उन्होंने मीडिया के सामने सारी बातचीत पेश की और उन्होंने कहा कि मदर ऑफ ऑल यू टर्न्स ने, यानी इमरान खान साहब ने अपनी बहनों को जो बात की, उन्होंने बाहर आके बताया कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मदर ऑफ ऑल यू टर्न्स ने वोट को इज्जत दो के बजाय बूट को इज्जत दे दी। मदर ऑफ ऑल सिलेक्शन ये था कि क्रिमिनल्स के केस खत्म करके बानी पाकिस्तान तरीके इंसाफ पर डाल दिए और 32 साल की सजा दे दी। और प्री पोल रिगिंग और इलेक्शन डे रिगिंग ये था कि अवाम और वोटर को अपने नुमाइंदे चुनने की इजाज़त ना दी गई। अब ये वो चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब ने बोली, कुछ और बातें भी हैं वो कर रहे हैं, तो वो रेपिटेशन है। दूसरी खबर ये है कि उसी चीज़ के लिए खबरदार किया है बैरिस्टर गौहर साहब ने, जिसके बारे में फिच ने भी खबरदार किया। आलमी रेटिंग एजेंसी है, दुनिया की टॉप 3 एजेंसीज में से एक है। उसके अलावा आलमी इदारे भी कह रहे हैं, सहाफ़ी भी यही बात कर रहे हैं, जितने लोग इकोनॉमी को समझते हैं वो भी यही बात कर रहे हैं। तो बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि फार्म 45 के तहत हमारी कामयाबी के नतायज जारी नहीं किए जाते तो IMF का प्रोग्राम मुतासिर होगा। अब वो ये क्यों कह रहे हैं, इसको आप समझिए कि पॉलिटिकली पाकिस्तान स्टेबल नहीं होगा। लोगों ने वोट डाला किसी और को और हुकूमत बन जाएगी किसी और की, यानी नवाज शरीफ को लोगों ने वोट नहीं डाला, वो बेचारे मुश्किल, PTI तो क्लेम करती है 17-18 सीटें जीते हैं, लेकिन मेरे अंदाजे में अगर वो बहुत भी जीते होंगे तो कितनी 30-35 जीत गए होंगे, क्योंकि उनकी तो हालत ही बहुत पतली थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी नशिस्तें छीनी हैं, PMLN ने टोटल इतनी जीती नहीं है धांधली करके। तो अगर किसी और की हुकूमत बना दी गई जिसको लोगों का एतमाद हासिल ना हुआ तो मुल्क कैसे चलेगा? जब इकॉनमी नहीं चलेगी, स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तो IMF का कोई भी प्रोग्राम होगा वो काम नहीं करेगा। और IMF की कुछ शराइत होती हैं वो सख्त होती चली जाएंगी और आप उन शराइत का बोझ नहीं उठा पाएंगे। बहरहाल बैरिस्टर गौहर ने इसके बारे में स्टेटमेंट दिया है। बुशरा बीबी के हवाले से बार बार खबरें आती रहती हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है
और उनको खाने में कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जिसकी वजह से वो सफ़र कर रही हैं। तो इस पे तो अब गवर्नमेंट ही देख सकती है, जो मौजूदा गवर्नमेंट है, या जेल की इंतज़ामिया है, या हुकूमत को ये देखना पड़ेगा कि साबिक़ खातून अव्वल अगर ख़तरे में है या उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो उनको मुनासिब तिब्बी इमदाद फराहम की जाए। और उसके अलावा उनकी एक दरख्वास्त भी पेंडिंग है कि हमें जेल में भेजा जाए, यानी मैं जेल में रहना चाहती हूँ, मैं बनी गाला के अंदर नहीं रहना चाहती। वहाँ पर उनको नज़रबंद किया हुआ है। अब इससे पहले कि मैं BBC की एक रिपोर्ट की तरफ जाऊँ, लेकिन मैं आपको जो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी हो रही है पाकिस्तान में उसके बारे में बता दूँ। इसको शुरू कर देते हैं इरफान सिद्दीकी साहब के एक बयान से। इरफान सिद्दीकी ने क्या कहा? इरफान सिद्दीकी का यह कहना है कि 2018 में भी धांधली हुई थी, 2024 में भी धांधली होगी। उनका यह कहना है कि नवाज शरीफ 2018 में अंदर थे और उनका यह कहना है कि इमरान खान 2024 में अंदर है। उनका यह कहना है कि ये चीज़ें तो पहले भी होती रही तो आज भी हो गई हैं। तो ये छोटा मोटा चलता रहता है, यानी वो इस किस्म के जुमले बोल रहे हैं, यानी वो सेब को ऑरेंज के साथ कंपेयर कर रहे हैं। अब जरा कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रखूंगा, ये प्रोपेगेंडा आने वाले दिनों में बढ़ाया जाएगा। आपके कुछ सहाफ़ी भी अब ये कहना शुरू हो गए आहिस्ता आहिस्ता कि जनाब 2018 में भी हुई थी, 2024 में हुई तो क्या हो गया। तो जरा इनका फर्क आप जान लीजिए ताकि आपको आइडिया हो जाए कि वो किस तरीके से सहाफ़ती बददयानती कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल बददयानती इसको कहते हैं, वो कर रहे हैं। मैं कुछ नुक्ते आपके सामने रख देता हूं। यानी नून लीग को धांधली करके हराया गया था, उनका ये कहना है। कितने ऐसे बंदे थे नून लीग के जिनको गायब कर दिया गया, जो मंजर आम से गायब हो गए और वापस आकर उन्होंने कहा नवाज शरीफ बहुत गंदा आदमी है, हम नवाज शरीफ को छोड़ रहे हैं, वोट को इज्जत दो का बयानिया गलत है, लिहाजा हम नवाज शरीफ को छोड़ के PMLN के साथ हमेशा के लिए ताल्लुक खत्म कर रहे हैं। हमने तो एक भी नहीं सुना। हमने तो जब सुना वो यही सुना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये स्टेटमेंट पिछले 2 साल से उनके लोग गायब होते हैं, आकर दे देते हैं। जीते हुए रिजल्ट्स इतने बड़े पैमाने पर कभी तब्दील नहीं किए गए जितने बड़े पैमाने पर अब नताइज तब्दील हुए हैं। यानी 2018 में ये कहते हैं जी RTS बैठ गया था, लेकिन RTS बैठने से RTS के उठने तक नताइज का फर्क कोई इतना बड़ा नहीं था। 2018 के तमाम सर्वेद ये कह रहे थे कि इमरान खान अक्सरियत के साथ हुकूमत बना लेंगे, वो सादा अक्सरियत ले लेंगे, उनकी पाकिस्तान में मेजॉरिटी आ रही है। तमाम सर्वेज ये कह रहे थे, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब को सादा अक्सरियत नहीं मिली। और उसके बारे में इमरान खान साहब उस दौर में शिकवा भी करते थे कि हमारी कुछ सीटें ऐसी हैं जो हमें जीतनी चाहिए थी लेकिन हमें नहीं मिली, और कुछ जगह से उनको हैरत होती थी कि यहां से हम जीत गए। यानी उस वक्त भी इमरान खान साहब को ऐसे मैनेज किया गया कि कुछ भी करके सादा अक्सरियत ये ना ले सकें और एक कमजोर हुकूमत बने। आज सारे सर्वे क्या कह रहे हैं? आज तमाम सर्वे ये कह रहे थे कि इमरान खान जीत रहा है, बड़े पैमाने पर जीत रहा है। यानी 2018 के सर्वे नवाज शरीफ को हरा रहे थे, वो हार गए, कोई अचंभे की बात नहीं थी। 2024 के सर्वे इमरान खान को जिता रहे थे, वो हार गए, ये अचंभे की बात है। ये अलग चीज है, ये 2018 में नहीं हुआ, ये 2024 में हुआ है।